Hello, ma'am. Hello, Good evening, ma'am. good evening. ओके आज हम करने वाले हैं चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। हाँ फाइनली। ओके तो किस किस को क्या क्या पता है इसके बारे में, जो जरा जरा एक क्विक रिवीजन हो जाए, तब तक बाकी लोग भी आ जाएंगे जो खोए हुए हैं इधर उधर। French Revolution मैं वगैरह का। बोलूं, मैंने ये चैप्टर किया हुआ है। हाँ बोल। बोल। देखो, इसमें सबसे पहले तो वो पेंटिंग आती है जो हम्म उस पेंटर ने बोल बनाई थी, और फिर वो बताता है कि कैसे हम्म नेशनलिज्म मतलब स्टार्ट हुआ और वो सब हुआ। फिर रुको, फिर वो मेरे को नाम याद नहीं है, मैंने वो चैप्टर ऊपर ऊपर से ही पढ़ा था। फिर हम्म वो बोल रहे, फिर वो जो उसके बाद स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म आती है कि हम्म कैसे यूरोप और उन सब कंट्रीज में नेशनलिज्म वो आया। फिर वो रिवॉल्यूशन के बारे में, और फिर उसके वो थे। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये कुछ सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, इसमें आप एक नहीं कई सारी कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। वो ये बताएंगे कि धीरे धीरे यूरोप पूरा एक कॉन्टिनेंट का नाम है, पूरे कॉन्टिनेंट पे नेशनलिज्म किस तरह से आया। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमें पता है कि यूरोप में क्या पूरी दुनिया में ही नेशनलिज्म की शुरुआत फ्रेंच रेवोल्यूशन से हुई है। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि 1789 में हुआ, उसमें तीन आइडिया बाहर निकल करके आए जिसने दुनिया का देखने का नजरिया बदल दिया। वो थे लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। दुनिया में सबको आजादी होनी चाहिए, लोगों को उनके बीच इक्वालिटी होनी चाहिए और शांति से रहना चाहिए। फ्रैटर्निटी इन अ वे एंड be linked to democracy as well. आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी और राइट टू वोट, ये भी फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही निकल के आए हैं। तो कुल मिलाकर के आज जिस तरह की कंट्रीज हम देखते हैं, दिस कैन बी डेटेड बैक टू फ्रेंच रेवोल्यूशन। चैप्टर की शुरुआत बड़े ही ड्रामेटिक वे में एक पेंटिंग से की गई है। ऑल्दो उसका कनेक्शन कितना है पूरे चैप्टर से आई डोंट नो, बट दिस पेंटिंग का जो दिस पेंटिंग हैज बीन मेड बाय अ पेंटर, उनका नाम है फेडरिक सूरो। ठीक है, तो मैम, ये पेंटिंग्स आती है एग्जाम में कि पेंटिंग नेम दे है, दिया और ये बोला। नेम इम्पोर्टेंट है और इस पेंटिंग का थीम इम्पोर्टेंट है, इसीलिए ये पेंटिंग पढ़ाई जा रही है। पेंटिंग है नाम है पेंटिंग पेंटर का नाम है फेडरिक सूरो और पेंटिंग का नाम है द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ठीक है, एक मिनट देख लेते हैं साथ ही। तो ये फ्रेंच आर्टिस्ट हैं एक, इन्होंने भी पेंटिंग बनाई है और वो पेंटिंग में इन्होंने पूरे वर्ल्ड का विजन दिखाया है कि किस तरह वर्ल्ड किस तरह से उस जो भी पेंटर है वो उसी टाइम की सिचुएशन को पेंट करता है। तो वो ये दिखा रहे हैं, ये पूरी सामने पेंटिंग है। इस पेंटिंग में ऊपर की आसमान की तरफ से क्राइस्ट और एंजल्स हैं जो कि आशीर्वाद दे रहे हैं या सिचुएशन बदल रहे हैं, तो वो बहुत हैप्पी हैं। और जो जमीन पे टूटा हुआ सामान पड़ा है वो है क्राउन्स, पैलेस, किंग के टाइटल्स और ये सारी चीजें, यानी जो डिक्टेटरशिप के जितने भी सिंबल्स होते हैं वो सब टूटे पड़े हैं जमीन में। ऊपर से क्राइस्ट और एंजल्स आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और यहाँ पर एक गॉडेस ऑफ लिबर्टी खड़ी है, यहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी टाइप सी। उसके एक हाथ में एक फ्लैग है और एक हाथ में एक बुक है। ठीक है, सो द व्हाट और ये जो नीचे चल रहे हैं ये लाइन बाय लाइन सारे कंट्रीज हैं, समझ गए? यानी एक एक करके ये कंट्रीज पार कर रहे हैं इस सिचुएशन को। तो ये स्टैचू जो है वो स्टैचू नहीं है, एक तरह का फेज है, फेज ऑफ लिबर्टी। ये दिखाया जा रहा है कि जो लोग स्टैचूज को पार कर चुके हैं उनके यहाँ ऑलरेडी रिवोल्यूशन आ गया है और उनको मिल गई है आजादी। ठीक है, और बाकी जो लोग हैं वो पीछे हैं लाइन में और धीरे धीरे करके वो लाइन कहाँ तक गई है कोई नहीं जानता। मतलब ये दिखा मैम, रहा ये है कि फ्लैग्स वो दिखा रहे हैं ना, वो जो लोगों ने झंडा पकड़ा हुआ है, तो वो ये वाले। फ्लैग्स अलग अलग कंट्रीज के हैं फ्लैग्स। ठीक है, हाँ। जैसे कि जो स्टैचू के आगे निकल गया है लिबर्टी के वो है यूएस। ठीक है, स्विट्जरलैंड जो कि ऑलरेडी आजाद हो चुके हैं तो उनके फ्लैग जो है वो आगे दिखाए गए हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी के आगे की तरफ, यानी वो लोगों को लिबर्टी मिल गई है यूएस और स्विट्जरलैंड को। जो लोग उस प्रोसेस को पार कर रहे हैं वो है जर्मनी। ठीक है, ये जो फ्लैग आपको दिख रहा है
जर्मनी का फ्लैग है रेड ब्लैक और गोल्ड वाला, ये जो दिख रहा है जो लिए हुए हैं रेड ब्लैक और गोल्ड, ये जर्मनी का फ्लैग है। जर्मनी के क्रॉस फ्लैग, कर गए हैं। यस, जर्मनी के फ्लैग के पीछे ऑस्ट्रिया, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, इन सब के लोग लाइन से लगे हुए हैं। ये सारे वो लोग हैं जिनमें चल रहा है रेवोल्यूशन और उनको जल्दी जल्दी आजादी आने वाली है। तो ये डिपिक्ट किया हुआ है पूरे सीन को, जिसमें वो ये बताना चाह रहा है यूरोप में रेवोल्यूशन का ऐसा फेज चल रहा है कि कुछ कंट्रीज को आजादी मिल गई है और कुछ लोग अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। जितने भी डिक्टेटरशिप और मोनार्की है उन सबके सिंबल टूटे पड़े हुए हैं, यानी उनका समय खत्म हो गया है। और एंजल्स और क्राइस्ट भी ऊपर से देख रहे हैं इस पूरे प्रोसेस को और वो हैप्पी हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं, बिकॉज यही सही तरीका है, यही होना चाहिए। ये एक विजन है न्यू वर्ल्ड का, नई दुनिया कैसी होगी इसका एक विजन डेवलप किया है। और जब आप कोई एक ऐसी चीज का विजन डेवलप करते हैं जो होगी और अभी नहीं है, उसको यूटोपियन बोलते हैं। ठीक है बेटा, ओके, तो ये एक सूरो का यूरोपियन विजन है जो उसने इस पेंटिंग में दिखाया है। यूएस को लोग नॉर्मली अमेरिका इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे बड़ा कंट्री है अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री है यूएस, और यूएस और अमेरिका सेम ही हो जाता है। उसका नाम वैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, बट स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स बहुत कॉमन है तो लोग उसको अमेरिका रेफर करते हैं। अगर आपको कॉन्टिनेंट बोलना है देन यू विल हैव टू से नॉर्थ अमेरिका, क्योंकि साउथ अमेरिका अलग कॉन्टिनेंट है। एज लॉन्ग एज यू आर सेइंग अमेरिका, यू आर रेफरिंग यूएस। ये उसका निकनेम टाइप से है, जैसे इंडिया का हिंदुस्तान। ठीक है, तो ये पूरी पेंटिंग सबको समझ में आ गई है। इस पेंटिंग का नाम है द मैम ड्रीम। इस पेंटिंग का नाम है मैम ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड। वाले हाँ, वो थे ना मैम, ये जो साइड में वो दिख रहे हैं, वो जो चूर चूर वाले, वो किंग और क्वीन के क्राउन है जो मोनार्की को रिप्रेजेंट करते हैं। करेक्ट। वो इसलिए चूर चूर है क्योंकि उनका समय खत्म हो गया ना अब। पहले तो इसी तरह की यस दुनिया मैम। थी जिसमें किंग और क्वींस की चलती थी, तो ये समय, दिस टाइम इज गॉन। इसीलिए इस तरह की पेंटिंग में ही सब कुछ दिखा दिया है उन्होंने। ठीक है, द आर्टिस्ट का नाम है फेडरिक सोरो, सामने लिखा हुआ है। पेंटिंग का नाम है द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक, बहुत बड़ा नाम है। लेकिन इन अ वे तुम उसको पैक्ट बिटवीन नेशंस भी कह सकते हो, यानी सारे नेशंस ने मिलकर के ये पैक्ट किया है कि अब वो आजाद हो जाएंगे इस पूरे झमेले से। एक तरह का विजन है सोरो का, अपना खुद का विजन। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं, इस चैप्टर में चलते हैं। अब सिंस हमने पेंटिंग पढ़ ली, क्वेश्चन क्या बनेगा? इससे केवल यही क्वेश्चन बनेगा कि द पेंटिंग 1848 ईयर में किसने बनाई। पेंटर का नाम फेडरिक सूरो, क्या दिखाने की कोशिश करी, यही लिबर्टी, द आइडिया ऑफ लिबर्टी, एंड दैट द इन यूरोप देयर इज अ वेव ऑफ नेशनलिज्म। एक हवा चल रही है जिसमें सारे कंट्री आजाद हो जाएंगे, बस यही थीम है इसकी। ठीक है, इतना ही है इसका क्वेश्चन, इससे ज्यादा बड़ा बनेगा नहीं, इसमें एक नंबर में ही आ सकता है ये। अगला आप शुरुआत करते हैं, सिंस हम रिवॉल्यूशन की शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर बहुत कंफ्यूजिंग वे में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। यू हैव टू गो बाय टॉपिक बाय टॉपिक एंड क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन तो फ्रेंच मैम रिवॉल्यूशन पर है। हाँ, हम एनसीईआरटी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की भी डेट 1913 टू 1918 दे रखी है। इट्स सब्जेक्टिव बेटा, यू कैन डू इट फॉर 1914 टू 1918, नो इशू। शुरुआत तो 1914 में ही हुआ था, आई गेस मई में शायद। यस ठीक है, मैम, मैम वही पिछले साल 1914 ही पढ़ा था, बट इसमें 1913 दे रखी है बुक में। ये सब पागल लोग हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन और उससे ऐसे एक आइडिया ऑफ नेशन ने जन्म लिया, ये पढ़ने वाले हैं अब। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ। इस रेवोल्यूशन का फायदा क्या हुआ कि एक मोनार्की यानी जो किंग था, उससे अब ताकत, जो पावर है वो आ चुकी है बॉडी ऑफ सिटीजन, जिसको स्टेट्स जनरल बोलते हैं, उस या नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली इज लाइक इंडियन पार्लियामेंट, जहाँ पे ढेर सारे रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं। एक इंसान के हाथ से पावर आ गई है बॉडी ऑफ पीपल, यानी बॉडी ऑफ सिटीजन्स के अंदर। ये सारी जो चीजें थी, इनसे एक कलेक्टिव आइडेंटिटी लोगों के अंदर डेवलप हो गई, जिसे हम नेशनलिज्म भी कहते हैं। ऐसे एक आइडिया ऑफ माई फादरलैंड, जैसे इंडिया में ये सेम आइडिया मदरलैंड का है, कि इंडिया मेरी मदरलैंड है, वहां पर आइडिया ऑफ फादरलैंड है जिसको ला पैट्री बोलते हैं। आइडिया ऑफ फादरलैंड, आइडिया ऑफ सिटीजन, ला सिटोइन, ये दोनों आइडियाज आने लगे उनके अंदर, क्योंकि आप एक नॉर्मल इंसान है,
बट हम लोग इंसान के साथ अपने आप को सिटीजन भी मानते हैं, हम सिटीजन भी है। फ्रेंच लोगों के अंदर ही ये चीज पहली बार आई कि जहां हम रहते हैं ये हमारी फादरलैंड है और हम यहाँ पे सिटीजन हैं। एक नोशन मतलब एक एक आइडिया डेवलप हुआ यूनाइटेड कम्युनिटी का कि हम सब मिले जुले हैं, हम एक चीज को बिलोंग करते हैं, हमारे पास इक्वल राइट्स हैं। वो सब फ्रेंच रेवोल्यूशन ने सिखाया दुनिया को। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हुआ जिसमें सिटीजन्स को इक्वल राइट दिए गए। एक नया फ्लैग बनाया गया जिसमें 3 कलर थे, जिसने रॉयल फ्लैग को रिप्लेस करा। रॉयल फ्लैग में तो राजा का अपना सिंबल होता था, उसके पैलेस का हो सकता है या उसकी पसंद का सिंबल होता था। बट जो नया फ्लैग था, फ्रेंच फ्लैग, वो लोगों को डिनोट करता था, उसके कलर्स का कोई मतलब था। ठीक है, जब नए फ्लैग को, नई रॉयल फ्लैग को रिप्लेस करा तो लोगों को फीलिंग आई कि अब बदल रहा है सब कुछ। ठीक है, एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स को अडॉप्ट किया गया जिससे ट्रेड में बहुत फायदा हुआ। यानी 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम्स अब पूरे फ्रांस में था। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग मतलब नहीं था। पहले ये मतलब अलग अलग था, लोकल था। कोई 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम समझता है, कोई 900 ग्राम समझता है, कोई 800 ग्राम समझता है। तो अगर आप ट्रेड करने जाएंगे तो सामने वाले से आपका झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप 1 किलो के पैसे देंगे और बदले में एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको 1000 ग्राम आइटम मिले, बल्कि वो देगा आपको 800 ग्राम। आप कहोगे नहीं हमारे यहाँ तो 1000 ग्राम होता है, वो बोलेगा हमारे यहाँ 800 ग्राम होता है, यही झगड़ा चलेगा। सोच करके देखो कि अगर सब्जी वाले का 1 किलो का मतलब तुम्हारे 1 किलो के मतलब से अलग हो जाएगा तो तुम कैसे सब्जी खरीदोगे? वो तुम्हें 100 ग्राम दे रहा है और तुम उसे 1 किलो के पैसे दे रहे हो। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स होना चाहिए। मेजर अगर गलत होगा क्या होगा? तुम पर्दे खरीदने गए, तुमने बोला 7 फीट, उसको 7 फीट का मतलब 2 फीट समझ आता है, उसने तुम्हें विंडो साइज का पर्दा दे दिया, तो तुम फिर अपने घर में विंडो के पर्दे लगाए हुए बैग सारे दरवाजों में घूम रहे हो। क्यों? क्योंकि उसके मेजर्स ही गलत है। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको अडॉप्ट किया गया फ्रांस में। इससे फ्रांस इजिली ट्रेड करने लगा वर्ल्ड के सारी जगहों पर। एक स्टेट जनरल यानी एक बॉडी इलेक्ट की गई जिसमें एक्टिव सिटीजन को रखा गया, जिन्होंने एक्टिव सिटीजन फ्रांस में 9th में याद होगा वो हैं जो टैक्स पे करते थे, 25 साल से ऊपर थे, जिनके कुछ कुछ क्राइटेरियाज थे, 3 दिन के लेबर के बराबर टैक्स देते थे, उनको एक्टिव सिटीजन, और वीमेन और चिल्ड्रन और एल्डरली को पैसिव सिटीजन में रखा जाता था। एक जो स्टेट जनरल एक बॉडी बनाई गई उसमें एक्टिव सिटीजन्स थे, उसको बाद में नेशनल असेंबली बना दिया गया फ्रांस में। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज को पूरी तरह खत्म कर दिया गया फ्रांस में। नए तरह के सॉन्ग्स, हाइम्स मतलब नए तरह के फ्रेंच जैसे एंथम है उनको कंपोज किया गया। नई तरह के ओथ लोग लेने लगे, while having a chair और while having some power, अलग तरह की ओथ लेने लगे कि मैं फ्रेंच रिपब्लिक को लिए लॉयल रहूंगा। पहले लोग ओथ लेते थे कि मैं किंग के लिए लॉयल रहूंगा। तो सब पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया। एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बना जिससे पूरी कंट्री को आराम से मॉनिटर किया जा सके। फ्रेंच जो है वो नेशनल लैंग्वेज बन गई और रीजनल यानी रीजनल चीजों को डिस्करेज किया गया, क्योंकि रीजनल आइडेंटिटी ज्यादा इनकरेज हो जाती है तो क्या होता है, तो बंटवारा होने लग जाता है। समझ गए? फ्रेंच को एक कॉमन लैंग्वेज बनाया गया ताकि सब लोग, जैसे इंडिया में कोशिश की जाती है कि हिंदी को कॉमन लैंग्वेज बनाया जाए ताकि लोग अलग अलग होने की ना सोचे, वैसे ही रीजनलिज्म को दबाया गया कि अलग अलग जगहों की ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, और एक कॉमन आइडिया ऑफ फ्रेंच नेशन उसको लोगों ने दिमाग में रखा। समझ गए? अपने से ऊपर फ्रांस को रखो। ये सब में कुछ हद तक काफी रोल तो नेपोलियन का खुद भी था। नेपोलियन ने 1804 में अपने आप को एम्परर डिक्लेयर करा था। 1815 में वाटरलू के वॉर में उसको हरा दिया ब्रिटेन ने, क्योंकि वो धीरे जब एम्परर बनने के बाद वो यूरोप की बाकी कंट्रीज पर अटैक करने लगा था और सब जगह नेपोलियनिक कोड लगाना चाहता था। नेपोलियनिक कोड इज अ सेट ऑफ लॉज मेड बाय नेपोलियन हिमसेल्फ। लेकिन वो लॉज ने काफी हद तक कुछ हेल्प भी किया फ्रांस को एक नया कंट्री बनने में, क्योंकि डिक्टेटरशिप या मोनार्की के टाइम पे वो उनका चेंज था एकदम, जो भी लुई 16 या 17 जो वो कहते थे वही होता था वहां पर। लेकिन अब एक सिस्टम चेंज हो गया है। नेपोलियन एक मिलिट्री लीडर था जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर गद्दी पे आया। उसका सबसे बड़ा लीगल अचीवमेंट ये है कि 1804 में उसने एक नेपोलियनिक कोड दिया जो वर्ल्ड वाइड काफी फेमस हुआ। ठीक है, और वो केवल फ्रांस में ही नहीं, उन कंट्रीज में भी उस कोड को लगाया गया जो नेपोलियन ने कब्जा किया, जैसे हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, इटली एंड जर्मनी। देयर आल्सो दैट कोड हैज बीन अप्लाइड। ठीक है, नेपोलियन का विजन ये था कि
फ्रांस का जो नेपोलियनिक कोड है उसको मैं पूरे यूरोप में लगाऊंगा। देखते हैं कुछ इसकी झलक है क्या क्या इसमें। नेपोलियनिक कोड मैम में नेपोलियन मतलब एक मतलब चैप्टर के अकॉर्डिंग नेपोलियन अच्छा है कि गंदा? दैट डिपेंड्स कि तुम किस नजर से देखते हो। बहुत लोग उसे डिक्टेटर समझते हैं क्योंकि उन लोगों की मर्जी के खिलाफ उन्होंने उस पर अटैक करके नेपोलियनिक कोड लगाया। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा दवाई खाने का मन नहीं है, अब मैंने तुम्हारा मुंह पकड़ के तुम्हारे जॉस को दबा के और जबरदस्ती तुम्हें दवाई खिलाई। तुम ये समझ सकते हो कि दवाई प्यार से भी खिला सकते थी मैम, मेरे साथ गलत किया। और सो देखने वाले ये भी देख सकते हैं कि तुम बीमार थे, तुम्हारा इलाज कराने के लिए तुम्हारे साथ जबरदस्ती की गई। तो ये तो नजरिया है, सब कुछ उसने अच्छा नहीं किया है, बट हर एक चीज की एक मेरिट और डीमेरिट होती है। कोई भी चीज इज नॉट परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। तो जैसे वो ज्यूस को मारना गलत था। वो हिटलर ने किया है मेरा बच्चा, नेपोलियन ने नहीं। मैम ज्यूस उसने वो किया था ना, सही पकड़े हैं, नेपोलियन, हिटलर, मुसोलिनी सब सब एक तराजू पर है यहाँ पे ना। मैम उसने टैक्स इंक्रीज कर दिया था ना ठीक है, जब वो अब हार अच्छी, गया था। अरे मैं बता लूं, मैं बता दूं हुआ क्या? था, बस बता दो। हाँ, अच्छा हुआ था। हुआ था, यस। सही सबसे बोला मैंने। अच्छी चीजों की बात करते हैं तो अच्छी बढ़ाएगी आज, है ना? अच्छी चीजों में सबसे बड़ी जो नेपोलियन कोड लिखे हैं उसमें पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 सब कुछ बहुत अच्छा है। पॉइंट नंबर 1 उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 का मतलब उसने ये बोला कि सब लोग लॉ की नजर में बराबर। प्राइवेट प्रॉपर्टी गलत क्यों है? अभी डिस्क्राइब कर रही हूँ। पहले पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 उसने क्या अच्छा किया, उसने ये बोला कि जितने भी लोग हैं वो सब लॉ की नजर में बराबर है, समझ गए? यानी लॉ की नजर में कोई छोटा या बड़ा नहीं है। फर्क नहीं पड़ता है कि तुम राजा के बेटे हो या फिर स्लेव के बेटे हो, तुम्हारे ऊपर फ्रांस का कानून बराबर लगेगा। पॉइंट नंबर 3 भी बहुत अच्छा नेपोलियनिक कोड में इंट्रोड्यूस किया गया। जो बर्थ के बेस पे प्रिविलेज मिलती थी, जैसे राजा का बेटा पैदा हुआ तो लोग ऑटोमेटिकली उसे प्रिंस बोलने लग जाते थे, वो नॉर्मल लोगों से अलग होता था। तो प्रिविलेजेस यानी बेस्ड ऑन बर्थ, बर्थ के बेसिस पे कोई भी प्रिविलेज आपको नहीं मिलेगी, कोई स्पेशल राइट आपको नहीं मिलेंगे, स्पेशल पैलेस नहीं मिलेगा, समझ गए? स्पेशल चीजें आपके साथ नहीं होंगी जस्ट बिकॉज कि आप किसी रॉयल फैमिली में पैदा हुए हैं, वो भी बंद कर दिया नेपोलियन ने। थर्ड है फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म जो सिस्टम था, फ्यूडलिज्म वो बहुत बुरा सिस्टम था क्योंकि वो लोग पीजेंट्स को देते थे पैसा लोन पे और फिर बदले में उनकी जमीन हड़प लेते थे। ये महाजन और हमारे यहाँ जमींदारी वाला जो सिस्टम था कि कर्जा दे करके किसानों की जमीन ले लेते थे, उनको परेशान करते थे, बेगारी करने के लिए मजबूर करते थे। वो सिस्टम फ्रांस में और पूरे यूरोप में फ्यूडलिज्म का सिस्टम था, वो भी खत्म कर दिया गया नेपोलियनिक कोड में। टैक्स को कलेक्ट करने का और लगाने का एक जो तरीका है वो सिस्टम पूरा यूनिफॉर्म तरीके उसने बना दिया। जैसे हमारे यहाँ सिस्टम अभी यूनिफॉर्म हो गया है, हर जगह जीएसटी लगने लगा है, उसने उसी तरह से टैक्स में रिफॉर्म करे, अलग तरह के टैक्स को इंट्रोड्यूस करे। जो नोबल है, मिडिल क्लास है, पीजेंट्स हैं, उन सबको टैक्स पे करने के लिए मजबूर करा। पहले अगर याद होगा 9th में फ्रांस में पढ़ा होगा तुमने कि टैक्स नोबिलिटी पे ही नहीं करती थी, केवल थर्ड स्टेट के जो लोग होते थे वो टैक्स पे करते थे और नोबिलिटी और क्लर्गी टैक्स पे ही नहीं करते थे। नेपोलियन ने हटा दिया, उसने बोला नहीं, 9th में पढ़ा था ना ये शायद। टैक्स विल बी पेड बाय एवरीबॉडी। ये सिस्टम नेपोलियनिक कोड में चेंज हो गया। उसके अलावा जो पहले का सिस्टम था उसमें गिल्ड होती है। गिल्ड का मतलब जैसे ट्रेड यूनियन, रिक्शे वाले की अपनी यूनियन, डॉक्टर की अपनी यूनियन, ट्रेडर्स की अपनी यूनियन, सबकी अपनी खुद की यूनियन होती है ना, जिससे वो सरकार पे या गवर्नमेंट पे प्रेशर डालते हैं अपने हिसाब से चीजें मोल्ड कराने के लिए। बॉडी मान लेते हैं, जैसे डॉक्टर्स की अपनी खुद की गिल्ड होती है कि अगर डॉक्टर्स के साथ बहुत बुरा किया जाएगा पूरी कंट्री में तो डॉक्टर सारे के सारे धरने पे बैठ जाएंगे, समझ गए? तो वो जो गिल्ड थी उस पर रिस्ट्रिक्शंस पहले ज्यादा थी, वो गिल्ड पे, ट्रेड गिल्ड पे रिस्ट्रिक्शंस रिमूव कर दी नेपोलियन ने। पर्पस यही था, वो ट्रेड को बढ़ाना चाहता था ताकि फ्रांस में और पैसा आए। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को उसने इम्प्रूव कर दिया। एक कॉमन करेंसी वो लेकर के आया। कॉमन करेंसी होगी तो ट्रेड और आसानी से होगा, समझ गए? फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास रुपए है लेकिन सब्जी वाला जो है वो डॉलर लेता है केवल, आप क्या करोगे? तुम रुपए को डॉलर में चेंज कराओ तो सब्जी लेने जाओ, कहेगा नहीं मैं तो रुपए लेता ही नहीं हूँ, तो ट्रेड मुश्किल हो जाएगा। तो ट्रेड कॉमन करेंसी में आसान होता है और स्टैंडर्ड वेट और मेजर में आसान होता है, इसलिए वो इंट्रोड्यूस कर दिया नेपोलियन ने। तो पूरे यूरोप में और ट्रेड बढ़ाना चाहता था। ये सब अच्छी चीजें हैं नेपोलियनिक कोड की। बुरा क्या है? राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी वैसे तो बुरा नहीं है, मतलब आप कितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी चाहें आप अपने भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ,
समझ गए? वो प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट नेपोलियनिक कोड में कंफर्म किया गया। कहने का मतलब ये है कि आपकी प्रॉपर्टी आपकी ही रहने वाली है, सामने वाला भूखा भी मर रहा होगा तो भी वो प्रॉपर्टी आप किसी और को नहीं देंगे तो वो आपकी अपनी मर्जी है, किसी और की मर्जी नहीं होगी। समझ में आ रही है बात? कहाँ लौटे जा रहे हो भाई? सुन, हाँ ना तो बोलोगे, कहाँ गए सारे? यस मैम। ओके आ रही है। ओके। मैम आ रही है। कोड अच्छा है या बुरा है, दैट आई विल लीव अप टू यू। मेरे हिसाब से मिक्स्ड है। नेपोलियनिक कोड में काफी सारी चीजें अच्छी हैं, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑन यूरोप। फ्रेंच रेवोल्यूशन का पूरे यूरोप पर क्या इम्पैक्ट हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट टाइप वी हैव ऑलरेडी डन। इसका मतलब ये है कि नेपोलियनिक कोड की कुछ चीजें और उसके इम्पैक्ट बताइए। अब पता करेंगे कि पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 2, इसका क्या इम्पैक्ट है। फ्रेंच रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट बहुत बड़ा है और इसको इस रिमार्क से ही समझा जा सकता है जो कि मेटरनिक ने दिया हुआ है। ही वाज अ राइटर। उन्होंने बोला है, I think he was a writer and he was some politician also. उन्होंने ये बोला है कि when France sneezes, the whole Europe catches cold. When France sneezes, the whole Europe catches cold. यानी अगर फ्रांस को छींक भी आती है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। ये इम्पैक्ट है देखने का कि एक चीज का कितना बड़ा इम्पैक्ट है पूरे कॉन्टिनेंट पे। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है उसने पूरे वर्ल्ड को बहुत इम्पैक्ट किया। रिवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये फ्रांस की डेस्टिनी है कि वो पूरे यूरोप के पीपल को लिबरेट करे। यानी फ्रांस को केवल खुद को आजादी नहीं दिलानी है, उसको पूरे यूरोप के लोगों को आजादी दिलानी है डेस्पोटिज्म से। किससे आजादी दिलानी है? डेस्पोटिज्म यानी डेस्पोटिक रूल से आजादी दिलानी है। इम्पैक्ट कैसे समराइज हम कर सकते हैं? मैम डेस्पोटिक रूल एग्जैक्टली मीनिंग क्या होगा? Despotic dictator. Despot is somebody who listens to himself only. Okay. As the news of the French Revolution spread across the Europe, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन पूरे यूरोप में उसकी न्यूज फैलने लगी, स्टूडेंट्स और अलग अलग जो एजुकेटेड मेंबर्स थे उन्होंने अलग अलग इसके बारे में बात करना शुरू किया। उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशंस में लोगों ने यानी फ्रांस के लोगों ने जो डिमांड रखी थी उस डिमांड पे उन्होंने डिमांड भी लिबर्टी इक्वालिटी ऐसी रखी थी, ठीक है। उन डिमांड पे लोग बात करने लगे। देन दे स्टार्टेड सेटिंग अप जैकोबियन क्लब। जैकोबियन क्लब इज अ क्लब जहां पर इट्स लाइक अ डिबेट क्लब। आप जाते हैं वहां पे बैठ करके, वो वाला ना जिसमें इन लोगों ने खुद की कुछ डिसाइड की थी, जिसमें नी ब्रीचर्स होते थे क्योंकि उनके यहाँ नी लेंथ पहले कपड़े, नी ब्रीचर्स का मतलब कि नी लेंथ कपड़े को ब्रीच करेंगे, उल्लंघन करेंगे, फुल लेंथ कपड़े पहनेंगे हम। नी ब्रीचर्स का मतलब वहां पे सब लोग नी अलग ब्रीचेस था। पहनते थे क्योंकि जैसे हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, क्यों? उल्टा करना है। तो जैकोबियंस ने उल्टा करना था नॉर्मल फ्रेंच के अरिस्टोक्रेट लोगों से। अरिस्टोक्रेट लोग नी लेंथ के कपड़े पहनते थे वहां पर, उन्होंने कुछ अलग करने के लिए नी ब्रीचर्स ले आए, फुल लेंथ कपड़े पहनना शुरू कर दिया। जैकोबियन क्लब वो क्लब है जहां पर बैठ करके आप, ये सब तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय हुआ था ना, ये इफेक्ट्स में क्यों नहीं, जैकोबियन क्लब एक कोई भी चीज बोलते हैं एक मोमेंट ऑफ टाइम पे नहीं होती है, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। एक बार जैकोबियन क्लब खुल गए तो 20 30 40 50 साल तो चले ही होंगे और लोग उनमें बैठ के बातें भी करते ही होंगे। जैकोबियन क्लब जो थे वो पहले फ्रांस में आए, देन दे स्टार्टेड दे वर गेटिंग स्टार्टेड इन द एंटायर यूरोप। फ्रांस के मॉडल पे बहुत सारे लोगों ने कॉपी कर लिया, हॉलैंड ने, इटली ने, अलग अलग जगह क्लब होने लगे। नॉट नेसेसरली दे वर नेम्ड एज जैकोबियन क्लब बट दे वर इंस्पायर्ड फ्रॉम जैकोबियन क्लब फॉर श्योर। क्योंकि जैकोबियन क्लब का फंडा ही ये है दैट यू सिट एट अ प्लेस एंड देन यू टॉक टू योर कलीग्स और द इन्फॉर्मर्स एंड यू अवेयर पीपल। जैसे इंडिया में जो कांग्रेस करती थी, लोगों को नेशनलिज्म के बारे में बताते थे, वो अवेयर करते थे, स्लोगन्स थे उनके अपने तरीके थे, उसी तरह जैकोबियन क्लब वाले लोग दे वर मिडिल क्लास इंटेलिजेंट पीपल एंड दे वर टीचिंग एवरीबॉडी कि व्हाट इट मेंट बाय डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड हाउ वी नीड इट। यस मैम, जैसे 9th में हमने पढ़ा था ना, 9th में या 8th में, कि 2 टाइप के लोग हमने पढ़े थे, जिनको एक थे जिनको चेंजेस चाहिए और एक थे जिनको नहीं चाहिए।
तो वो वो ऐसा ही चेंजेस था। नहीं चाहिए, वी कॉल देम कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मतलब कंजर्व करके रखना चाहते हैं वो अपने कस्टम्स तो को, ये दे डू वही नॉट थे। वांट टू चेंज। नहीं मिडिल नहीं, हम क्लास, दोनों मिडिल क्लास इज ऑलवेज लिबरल। आर यू कंजर्वेटिव और लिबरल? टेल मी, नॉर्मली इफ यू गो टू अ लिबरल राजघराना, मतलब जिनको चेंज नहीं चाहिए। liberal matlab they're okay with everything. I mean, they will accept new viewpoints. Why would they reject it unless or until they are finding it reasonable? Liberal लोगों का एक ही फंडा है, you talk reasonable to them, they are ready to listen. वो टाइम के साथ चेंज होते हैं। कंजर्वेटिव लोग हमेशा कस्टम्स पर फोकस करते हैं। उनको ये मतलब नहीं है whether whatever you are saying it's logical or not. Whatever you are saying is according to our customs or not. समझ गए? तो कंजर्वेटिव हैं हमारे पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट और उनके पीछे वाले पेरेंट। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। क्यों होता पर है? मैम ये तो हमने दूसरे चैप्टर में पढ़ा था ना किसी, इस क्या बेटा? चैप्टर में तो नहीं। इस चैप्टर में भी कंजर्वेटिज्म की फिलॉसफी अभी आने वाली है इसमें। लेकिन ये तो एक नॉर्मल एक अंडरस्टैंडिंग है जो होनी ही चाहिए कि कंजर्वेटिव का मतलब ये है कि आप चेंज नहीं चाहते, स्टेटस को है आप चाहते हैं स्टेटस को मेंटेन रहे। समझ गए? और कंजर्वेटिज्म की वजह से ही एक कांग्रेस ऑफ वियना 1815 में हुई थी, जिसमें ये बोला गया था कि जितने भी चेंजेस पूरे यूरोप में फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से आए हैं, दे शुड बी रिमूव्ड एंड एवरीथिंग शुड बी रीस्टोर्ड टू द प्रीवियस एरा। क्यों? क्योंकि दे वांटेड कि भाई जो चेंजेस आए हैं वो चेंजेस हैं गड़बड़, और ये चेंजेस पूरी कंट्री को चेंज, पूरे यूरोप को चेंज करने वाले हैं, और हमें तो चेंज चाहिए नहीं क्योंकि हम तो मोनार्की के आदी हो चुके हैं, हमें आदत पड़ गई है दूसरों को गुलाम बनाने की। इसीलिए कांग्रेस ऑफ वियना 1815 में की गई थी। अभी आएगा एक नंबर का क्वेश्चन है वो, ठीक है, इस चैप्टर में। The basic idea is that French Revolution gave actually everything to the Europe or the world, क्योंकि उन्होंने जैकोबियन जो नया फ्रेंच रेवोल्यूशन बना, नया फ्रेंच रिपब्लिक बना, उसके थ्रू बहुत सारे लोग हैं जो एजुकेटेड हुए। देयर वर सो मेनी जैकोबियन क्लब्स अक्रॉस द कॉन्टिनेंट। जैकोबियन क्लब का जो आइडिया एक्टिविटीज है वो धीरे धीरे हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली सब जगह हो गई, ठीक है। और इस तरह के वो लोग भी इन चीजों से इंस्पायर्ड हो गए। फ्रेंच आर्मी मैम जैसे हमारे नेशनलिज्म इंडिया में गांधी जी सबसे मेन है और उनके अराउंड ही क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें ऐसा कोई मेन है जिसके अराउंड ही सारे क्वेश्चंस रहेंगे? no, there is nobody in the Europe because Europe is like Balkan, मतलब वहाँ बहुत छोटे छोटे ढेर सारे सिटी स्टेट्स हैं, और इनमें सब हर एक कंट्री में एक अलग इंसान का रोल रहेगा। मजीनी का रोल तुम्हें इटली में मिल जाएगा, या बिस्मार्क का रोल इटली में मिलेगा। इसी तरह जो अलग अलग कंट्री का जब हम पढ़ेंगे, इसीलिए कंट्री वाइज यूनिफिकेशन है यहाँ पर। अगर एक इंडिया की बात होती तो हमने तो पूरा एक ही चैप्टर पढ़ा उसमें। मैम हमारी वो बताना था आपको, प्री बोर्ड की डेट आ गई 27 है। और एसएसटी का कब है? एसएसटी का मैं एक मिनट में बताती हूँ देखकर। और वो सिलेबस अभी नहीं बताया और ऑनलाइन नहीं होंगे, स्कूल जाके नहीं होंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। ओके, मतलब फुल टू चीटिंग। हमने तो क्या करना है, हमारे मोस्ट प्रोबेबली तब तक 8 चैप्टर्स हो जाने चाहिए। मैम आपको पता है हमारे स्कूल में इस बार मैथ्स में लोएस्ट कितना रहा है हमारी क्लास में? 50 में कितना? 47। बड़े बड़े बाल्टी भर वही तो। फोर्थ को है एसएसटी। अच्छा, और हमारी क्लास में 43 बच्चों में 29 या 30 बच्चों के 51-50 है, कुछ के 49। वेरी गुड, वेरी गुड। आगे चले। हम सारे के सारे बैक बेंचर्स टॉपर हो रहे हैं आजकल ऑनलाइन। कोई बात नहीं बेटा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रियल टाइम एंड रियल टाइम टॉपर। मार्क्स they never tell your true potential. Sooner or later in life जो भी तुम हो वही दिखने वाले हो। ये बेस्ट पार्ट है लाइफ का, छोड़ती किसी को नहीं है, ठीक है। मैम एक तो हमारे टीचर्स ने चेकिंग भी वैसी करी है, मतलब एक लड़की है, मतलब वो ठीक ठाक है पढ़ाई में, उसी के बस 33 आए हैं और उसने चीटिंग नहीं करी। तो वो कह रही है कि यार मैम ने बहुत गंदी चीटिंग वो चेकिंग करी है। तो हम सब कहते हैं अरे मैम को पता है सबने चीटिंग करी है, इसलिए वो गलतियां खोज रही थी कि कहाँ पे काटेंगे मार्क्स। तो उस बेचारी के 33 वाले ऐसे कर रहे हैं कि ये लोग एमसीक्यू में 4 मार्क के क्वेश्चन दे रहे हैं और 30 क्वेश्चन दे रहे हैं 40 मिनट में, मैथ्स सब में, और फिर उसके चक्कर में बड़ी दिक्कत हो रही है।
पेपर ही खत्म नहीं हो रहा, किसी और को क्या बताओगे? ओके नहीं, हमारे में ना जैसे मैम हम ना सबको आंसर्स नहीं बताए थे। हमारे में ना जूम पे क्लास चल रही थी और हमारे पे इतना टेक्नोलॉजी वो नहीं है कि 40 मिनट के अंदर अंदर ही देना है। और हमें ना स्कूल से शीट्स मिली थी, तो हमें घर पे आंसर फिल करके फिर 20 दिन बाद हमें स्कूल में सबमिट करनी थी। और हमें बोला है कि हमारी शीट्स को छूना मत, कुछ करना मत, आंसर्स कुछ फिल मत करना। हमने कहा यस मैम, हम तो छुएंगे भी नहीं शीट्स को। और फिर सब बच्चों ने ना स्क्रीनशॉट लेके सबने मीटिंग लीव कर देते थे। फिर लास्ट में सब अपने आंसर्स कर रहे थे। जैसे मैथ्स में पूरी आंसर लिस्ट आई थी और सब कह रहे थे सब चेक कर लो आंसर सबके मिल रहे कि नहीं मिल रहे। मतलब इतनी यूनिटी है हमारी क्लास में। यूनिटी कहते हैं, चोर चोर मौसेरे भाई बोलते हैं इसको। नहीं, हमने सबको नहीं दिया ना, मतलब सब लोग बोले थे ना हमें भी दे दो। हमने कहा नहीं, जिन जिन पे हमें भरोसा है कि उस वो लीक हो जाता, नहीं तो जिन जिन पे अच्छा हमें भरोसा है हमने बस उन्हीं को भेजा है, बाकियों को नहीं भेजा है कि पकड़े गए तो सब पीछे हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा ओके रिस्क लेना पड़ता है। वही अब मैं बोलूं? हिमांशु बोलो। थोड़ा चीट करके बताओ स्वास्तिका, अच्छा खासा आईएलटी के बाहर मिलोगी। नहीं वो तो मतलब बोर्ड में थोड़ी हम चीट कर सकते हैं, उसमें तो हमें देना ही पड़ेगा ना, वो भी है। वो तो सेंटर पड़ेगा, उस हिसाब से पता चलेगा। कमिंग बैक टू द इफेक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑन यूरोप, पॉइंट नंबर 1 and 2. So what happened? We told कि we know that the French लास्ट Revolution. एक चीज इस वीक टेस्ट है कोई हिस्ट्री या इंग्लिश का? No, this week दिवाली छुट्टी एंड में, और इसीलिए दिवाली की छुट्टी कब है? दिवाली की छुट्टी बता दी जाएगी कब। स्वास्तिका को मौका मिले पूरी क्लास में बात करेगी, है ना? मैं पूरी क्लास में बोलती रहूंगी मैम, आप मुझे पागल थोड़ा हो मौका दिवाली दे को दो, होमवर्क मुझे सिलेबस खत्म करना है दिवाली भाई। का होमवर्क, अरे होमवर्क मैम है होमवर्क मैं, अगर मत दे दो ना। अरे मैम पढ़ोगे तब तो होमवर्क होमवर्क क्या, मिलेगा, बेचारे जब पढ़ोगे नहीं तो मैम क्या हम होमवर्क बेचारे मिलेगा? बच्चे हैं क्या? मैम, एक ही फेस्टिवल आता है बस हमारा, वो भी हाँ आप मैम, फोटो खिंचाने के लिए एक ही तो फेस्टिवल आता है, उसमें इस भी बार लोग तो मैम मिल भी नहीं सकते कहीं पे। अरे पागल बच्चों, मैंने दिया अभी तक होमवर्क। डिड आई टॉक तो अबाउट कौन कह होमवर्क? रहा है ये तुम होमवर्क लोग का? खुद ही होमवर्क के बारे में बात कर रहे हो और फिर मुझे मैम नहीं मैंने बताया, तो मुझसे बोला कह रहा नहीं। था। हाँ तो ठीक है, तब की तब देखी जाएगी, अभी तो पढ़ लो। मैम फोटो होमवर्क मत देना, हम स्ट्राइक कर लेंगे जूम पे। तुम पे तुम लोगों का यार गिल्ड जरूर बैन हो जाना चाहिए, बाकी कुछ बैन हो या ना हो। कमिंग बैक टू द इफेक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, पहली चीज हमें ये पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटीज पढ़ाई गई है सबको, हमने सीख लिया फ्रेंच रेवोल्यूशन से। जैकोबियन क्लब का फंडा भी हम समझ गए कि फ्रांस की वजह से ही एंटायर यूरोप दे गॉट टू लर्न इट एंड दे एक्चुअली they were benefited a lot from it. बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और हॉलैंड को तुम एग्जांपल के तौर पर लिख सकते हो, बट देयर इज वन इम्पैक्ट। मैंने बोला ना हर चीज मिक्स्ड है। फ्रेंच रेवोल्यूशन का थोड़ा इम्पैक्ट गड़बड़ ये है, जब नेपोलियन का नेपोलियनिक कोड लगाने की बात की जा रही थी, सिंस फ्रांस में जल्दी आ गया था ये सब लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, होता नहीं है कि पड़ोसी के घर में कुछ अच्छा आ जाता है तो लगता है हमारे घर में क्यों नहीं है, बाकी कंट्रीज को भी लगा कि हमारे घर में ये आजादी फ्रांस वाली क्यों नहीं है, तो दे वांटेड नेपोलियनिक कोड टाइप ऑफ सिस्टम। नेपोलियन ने फिर झगड़ा कर मतलब अटैक करके सबके ऊपर नेपोलियनिक कोड लगाने की कोशिश करी। तो इनिशियली जो बेल्जियम, हॉलैंड और स्विट्जरलैंड जैसी कंट्रीज हैं, दे वर वेलकमिंग फ्रेंच आर्मीज, ये लोग अच्छे लोग हैं, ये खुद भी आजाद हुए हैं और हमें भी कभी ना कभी कर देंगे, समझ गए। बट धीरे धीरे वो नेपोलियनिक कोड की सच्चाई दिखने लगी, उसके बहाने बहुत लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होने लगा, सबको परेशानी होने लगी और धीरे धीरे सब लोग नेपोलियनिक कोड से नेपोलियन से इन अ वे हेट करने लगे कि वो जबरदस्ती नेपोलियनिक कोड यानी हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी का मतलब कैरियर ऑफ लिबर्टी की शुरुआत कर रहा है। इस तरह से पहले वो लोग देखते थे फ्रांस और नेपोलियन को, बट जब उनको पता लगा कि ये तो लिबर्टी के बहाने दूसरी कंट्रीज पे अटैक करके उनको कब्जा कर रहे हैं, धीरे धीरे दे टर्न्ड होस्टाइल और वो उनसे नफरत करने लगे। क्योंकि फ्रांस में जो हालत थी बाकी कंट्रीज में सेम हालत नहीं थी। जिन कंट्रीज पे वो अटैक करके जीतते थे उन पे टैक्स बढ़ा देते थे,
ठीक है। और वहां से फ्रेंच आर्मी को खाना खिलाने के लिए जबरदस्ती सप्लाई वसूलते थे, क्योंकि आर्मी को तो चाहिए ना पैसा, क्योंकि वो एक जगह पे तो रुक नहीं रहे थे अटैक करके, वो अटैक करते जा रहे थे। एक जगह को जीता, फिर दूसरी जगह गए, तो जिसको जीतते थे उससे बहुत सामान लूटते थे ताकि किसी और पे अटैक कर सके, समझ गए। उनका वो देवर ऑन एन एक्सपीडिशन, और जिस चक्कर में बाकी लोगों को धीरे धीरे बहुत समझ में आ गई, और उनके जो फायदे थे फ्रेंच नेपोलियनिक कोड के, उससे ज्यादा नुकसान थे उसके। और धीरे धीरे करके लोगों को ये लगा कि नहीं, हमको इस तरह का नेपोलियनिक कोड अपनी कंट्री में नहीं चाहिए, जिसकी वजह से हमारे ऊपर इतना टैक्स लगाया जाए, हमको इतना एक्सप्लॉइट किया जाए। ठीक है, तो मिक्स्ड आंसर लिखना है जब नेपोलियनिक कोड और फ्रेंच रेवोल्यूशन के इम्पैक्ट। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया अकॉर्डिंग टू, मतलब ऐसा आ गया कि अकॉर्डिंग टू यू ये अच्छा था या नहीं था, तो हम बोलेंगे मिक्स्ड ही लिखना है अपने कल, मिक्स्ड इसका एंटायर आंसर विल बी, एक आंसर रेडी कर लो, क्यों बदलना है क्वेश्चन के साथ आंसर। या तो वो ये पूछेंगे कि व्हाट डू यू थिंक, या वो ये पूछेंगे व्हाट वाज द इम्पैक्ट, दो ही चीजें वो पूछ सकते हैं। मैम बोलेंगे अगर किसी ने तो लिखा ये है लिखेंगे थर्ड ना कि चॉइस, it has mixed impacts as some impacts were good and some were really exploiting. Correct. आप किसी को किसी के साथ कुछ अच्छा करने के लिए उसके साथ बुरा नहीं कर सकते। हम तुम्हें इसलिए मार रहे हैं ताकि तुम बीमार ना पड़ो। You can't do that because you are doing one type of exploitation to prevent another type of exploitation, कि गलत है। और वो जस्टिफाई किया जा रहा था नेपोलियनिक कोड के थ्रू, के हम तुम्हें अच्छा लॉ एंड सिस्टम दे रहे हैं, तुम अपना सारा पैसा हमको दे दो। ठीक है। मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में नेशनलिज्म किन किन फैक्टर्स की वजह से आया है? There are a lot of factors in it. There's no doubt in it. One by one, we will see. मैम क्लास खत्म होने वाली है 1 मिनट 2 मिनट में। ओके, 1.5 मिनट के बाद बात करते हैं इसके बारे में। पहला फैक्टर ये है दैट ये जो ये पूरा हेडिंग है, दिस हेडिंग इज अबाउट कि पूरे यूरोप में नेशनलिज्म के फैक्टर्स हमको गिनाओ। 5-6 फैक्टर्स हैं कि करके सारे देखते हैं। फर्स्ट फैक्टर इज एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। तो अरिस्टोक्रेसी का मतलब है जो पुराने टाइम से एलीट क्लास चली आ रही है, उनके पास बहुत लैंड है, दे आर वेरी रिच, बहुत टाइम पहले से वो चलते चले आ रहे हैं, किंग लोगों के भी वो फेवरेट थे, नोबिलिटी जिन्हें बोलते हैं, उनके मिनिस्टर्स थे, या उनके परिवार में कोई ना कोई किंग का मिनिस्टर रह चुका है, सो दे आर वेरी रिच। सोशली और पॉलिटिकली जो अरिस्टोक्रेसी एक्चुअली में अल्टीमेटली बिलोंग्स टू लैंड। तो यूरोप में जिन लोगों के पास, जो लोग एरिस्टोक्रेट थे यानी एलीट थे, वो लोग बहुत जमींदार टाइप से थे, दे ओन्ड अ लॉट ऑफ लैंड। जो अरिस्टोक्रेसी थी वो रिच क्लास थी यूरोप में, और वो पॉलिटिकली और सोशली दोनों ही ज्यादा तरीके से डोमिनेंट थी, यानी वो सोसाइटी में भी ज्यादा उनकी चलती थी और पॉलिटिक्स में भी चलती थी, अपने हिसाब से किंग क्वीन बदल देते थे वो लोग पैसे के दम पर, समझ गए। इस तरह के रिच लोग थे वो लोग। वो फ्रेंच बोलते थे डिप्लोमेसी और हाई सोसाइटी के पर्पज के लिए, दे यूज्ड टू स्पीक अ लैंग्वेज जिसको बोलते हैं फ्रेंच। पावरफुल वो लोग बहुत ज्यादा थे अरिस्टोक्रेसी, बट दे वर लेस इन नंबर, क्योंकि रिच लोग हमेशा कम होते हैं, गरीब ज्यादा होते हैं, क्योंकि गरीबों का पैसा लेके लोग रिच बनते हैं। तो 1 करोड़ गरीबों का पैसा लोगे तब 1 रिच कन्वर्ट मिलेगा तुमको, एक रिच बनेगा। तो गरीब इज टू अमीर का रेशियो इज वेरी लेस। ठीक है। सॉरी, they powerful and they were less in number and exploited the poor peasants। सबको ही पता है कि पुअर पीजेंट्स को वो लोग एक्सप्लॉइट करते थे और वो लोग बहुत पावरफुल थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप होने लगा, एक अलग ही क्लास आ गई डेवलप होकर के। करते हैं बात, रिजॉइन करो फिर कौन सी क्लास।